मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला बाइक लेकर, कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ था। लिफ्ट के लिए हाथ हिला रहा था। मैं उसके बिल्कुल पास बाइक रोकता हूँ। आदमी थोड़ा सा लंबा दिख रहा था, मतलब आमतौर पर जो हाइट होती है वो नहीं थी, कुछ ज़्यादा थी। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, वो जैसे मेरी तरफ नहीं देख रहा, बस बुत बनकर खड़ा हुआ है। और वो कहता है कि कुछ आगे तक छोड़ दोगे, मेरे घर तक। तो मैं कहता हूँ कि आपका घर कहाँ पे है। वो कहता है मैं बता दूंगा, जहाँ तुम जा रहे हो रास्ते में ही हैगा। अब मैं सोचता हूँ कि इसको कैसे पता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। खैर, ज़्यादा बात नहीं मैं करता और मैं कहता हूँ कि हाँ जी, बैठ जाइए आप। अब जैसे ही वो बाइक पर बैठता है, मानो जैसे एक नहीं 3-4 आदमी बाइक पर बैठ गए हों। सच में इतनी भारी बाइक लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी चलो बाइक चलती है। अब कुछ समय बाद वो मेरे कंधों पर हाथ रखता है। जैसे ही वो मेरे कंधों पर हाथ रखता है, मुझे बड़ा सर्द एहसास होता है। इतने ठंडे हाथ, हालांकि सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इतने ठंडे हाथ तो होने नहीं चाहिए। अब मैं उससे किसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा, मानो जैसे बस वो बुत ही मेरे पीछे बैठा हुआ। कुछ समय बाद अचानक से वो मेरे कंधों को ऐसे जकड़ता है, रोको। मैं कहा क्या हुआ? मेरा घर आ गया। अब मैं देखता हूँ कि आसपास तो पेड़ ही पेड़ हैं और बस एक खास जगह है। वो जल्दी से उतरता है। इससे पहले कि मैं उसको कुछ कह पाता, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और अंधेरे में गायब हो जाता है उस जगह के पास। मुझे लगा कि इसका घर कब्रिस्तान में कैसे, या कोई आसपास हो सकता है कि मोहल्ला हो शायद। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और उसके बाद मैं घर चल देता हूँ। अब जब मैं रास्ते में जा रहा था, तो जैसे उसने कंधों पर हाथ रखे थे और एकदम जकड़ा था, मुझे गुस्सा तो तब चढ़ा था, पर मैंने सोचा भी क्या कहने का फ़ायदा। लेकिन अब वहाँ पर मुझे दर्द काफ़ी हो रहा था। अब घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। माँ कह रही थी कि तेरी आँखें कुछ बुझी-बुझी लग रही हैं, तो मैंने कहा कि नहीं-नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, थकावट हो गई होगी बस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब सुबह जब मैं उठता हूँ, तो शरीर में अजीब-सी तरीके की जकड़न थी, ख़ास तौर पर मेरे कंधों पर। मुझे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी चलो मैं हॉस्पिटल आता हूँ। लेकिन मैं आपको जो सबको ये बताने जा रहा हूँ, आप सुनकर एकदम से डर जाएँगे। वहाँ पर एक लाश को जो फ्रीज़र से निकाल कर लेकर आया जा रहा था, मुर्दाघर से। और जैसे ही उसका उसकी चादर पीछे करते हैं, मेरी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही आदमी था, बिल्कुल वही आदमी था, उसकी मैं शक्ल नहीं भूल सकता, जिसको कल मैंने लिफ्ट दी थी। जैसे ही ये बात सुनते हैं आसपास के स्टाफ के लोग, डरना तो दूर की बात, सब ऊंची-ऊंची हँसने लग पड़ते हैं। अरे! अरे भूत ने खुद ही अपना घर माप लिया। अरे वो तो गए कब्रिस्तान गया। अरे होगा कब्री, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा। अब विनय कह रहा था कि अरे भई मैं सच कह रहा हूँ, अरे सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम्हें नहीं विश्वास ना? अब कुछ फीमेल स्टाफ भी थी, लेकिन वो परवाह किए बिना अपनी शर्ट उतारता है और कंधों पर कुछ निशान दिखाने लग पड़ता है। हालाँकि उसकी इस बात को सुनकर फिर भी कइयों की हँसी नहीं रुक रही थी। एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। एक स्टाफ का आदमी उनकी तरफ इशारा करके कहता है, "अरे पागल, वो डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, जो सारे दिन मरीजों को इलाज करते हैं, तो तू ऐसी कहानियाँ सुनाने में लगा हुआ है, वो क्या सोचेंगे?" डॉक्टर रोहित बैठे हुए थे। विनय शर्मिंदगी के साथ उनकी तरफ देखता है, आंखें झुकाते हुए कहता है, "लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको सच ही तो बता रहा हूँ।" डॉक्टर रोहित एक बात बोलते हैं, "विनय, मैं तुम्हारी बातों पर पूर्णतः तौर पर विश्वास करता हूँ।" उनकी ये बात कहने की देर थी कि जो लोग हँस रहे थे वो थोड़ा सा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि एक सीनियर डॉक्टर ने ये बात कही। अब कुछ जो थे बाकी स्टाफ के मेंबर, "सर आप दिल रखने के लिए कह रहे हो ना?" "नहीं, मैं दिल रखने के लिए नहीं कह रहा। जो ये कह रहा है, ये हो सकता है जाती तौर पर ये झूठ बोल रहा हो, मुझे इस चीज़ का नहीं कोई पता, लेकिन जिन चीज़ों की ये बात कर रहा है, वो बात हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैंने नई-नई ड्यूटी जॉइन की थी। इसलिए जो ये बातें कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें नहीं होती।" स्टाफ को एक और किस्सा मिलने वाला था। विनय एक छोटा सा स्टाफ का मेंबर था। उसको
उसकी बात को कौन सीरियसली लेता। लेकिन अब जो डॉक्टर साहब कहने वाले थे, सारे मानो ऐसे मूक दर्शक बनकर बैठ चुके थे कि बस उनके बोलने का इंतजार था कि क्या बात करेंगे वो। मानो उनके सब कहने से पहले वो सच मान कर बैठ चुके थे कि जो भी ये कहेंगे वो 100% सही होगा। डॉक्टर रोहित कहते हैं, अरे मैं कुछ सुनाने नहीं वाला, तुम कैसे सारे यहाँ पर बैठ के जुनून के। लेकिन सब, नहीं नहीं सर प्लीज़ बताइए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ बताइए, आज तो सर देखो ना, अभी 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 तो टाइम है सर, प्लीज़ बताइए। जिद करने के बाद फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है लेकिन भाई किसी को बाहर मत कह देना, मेरी भी बेइज्जती कराओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, तब मैं यहाँ पर नहीं था, तब मैं लखनऊ के एक हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया था। अब वहाँ पर क्या था कि 3 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर था। जो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, वो था पुराने। थर्ड फ्लोर जो था वो नया नया बना था अभी, और उसके जितने भी रूम्स थे उसमें सारे रूम्स ऑपरेशनल नहीं थे, कुछ ही रूम्स जो थे वो ऑपरेशनल थे। अब वहाँ पर मेरे जाने से पहले ही कुछ ऐसी अफवाहें थी कि वो जो फ्लोर है वो फ्लोर में कुछ गड़बड़ी है। अब ये सोचते हैं कि मतलब यानी कि डॉक्टर साहब सोचते हैं कि भाई गड़बड़ी का मतलब क्या है, नया बनाया कुछ माल फंक्शनिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहते हैं कि वहाँ पर बड़ा अजीब सा महसूस होता है, स्टाफ को काफ़ी घुटन महसूस होती है, पेशेंट्स को अचानक, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पेशेंट ठीक भी हो रहा हो, अगर गलती से उस फ्लोर में, उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो फिर से बीमार उतना ही हो जाता है। ये बातें पैरानॉर्मल नहीं कही जा सकती थी, कहा जा सकता था कि ठीक है नई जगह है, कुछ कई बार वाइब होती है, और होता है, बस ऐसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा ये सीरियस थे नहीं दूसरी भाषा में। लेकिन पता तब लगता है जब इनकी ड्यूटी ही वहाँ लग जाती है। अब हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर नए नए इन्होंने ज्वाइन किया, इनकी ड्यूटी वहाँ लग गई। अब ये कहते हैं कि पहले जो मेरा स्टाफ था, यानी कि स्टाफ में कोऑर्डिनेटर थे और बाकी भी जो थे 1-2 जाने, तो रात को ना वो मतलब ऐसे रहते थे कि भाई अलग अलग मत रहो, एक दूसरे की आंखों के सामने रहो। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता नहीं था, लेकिन वो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते थे, और वो कहते थे कि सर ऐसा ना कई बार कुछ हमें महसूस होता है, कई बार कुछ ना प्रेजेंस फील होती है, जैसे हमारे बिल्कुल पास से हवा का झोंका निकला है, और आपको पता है कि भाई ऐसी तो कोई खिड़की वगैरह ओपन होते नहीं कि हवा का एकदम से झोंका आ जाए। डॉक्टर साहब कहते थे, अरे यार जब इंसान कुछ इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उसको फील भी होना शुरू हो जाता है, इतना ना सोचा करो। अब क्या होता था कि जैसे अभी इन्होंने नया ज्वाइन किया था, तो अभी भी इनका स्वभाव ऐसा ही है कि कुछ ऐसा नहीं है, अथॉरिटेरियन नहीं है कि भाई ऑर्डर देने वाला। वैसे इनको स्मोकिंग की आदत थी, तो ये क्या होता था कि कई बार इनका जो वो थी पेंट्री थी, या जो इनकी मेस थी, वहाँ की चाय इतनी अच्छी नहीं बनती थी, तो एक हॉस्पिटल के सामने ही एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर ये जाकर चाय वगैरह, बन मस्का वगैरह लेने चले जाते थे, और कभी कभी ये खुद ही लेने चले जाते थे। बहाना क्या होता था कि स्मोकिंग भी वहीं पे कर लेंगे। अब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम क्या, ये कभी कभी जो इनका वार्ड बॉय है उसने चले जाना, कभी कभी इन्होंने चले जाना। अब कहते एक बार की बात है कि ये लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे। अब जैसे ही ये थर्ड फ्लोर खुलता है, मतलब लिफ्ट खुलती है, अचानक एक सामने औरत खड़ी थी जिसने बुर्खा डाला हुआ था, बिल्कुल बुर्खा जैसे प्रॉपर कवर्ड, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, वो भी अच्छे तरीके से नहीं। और वो ना थोड़ी सी लंबी थी, मतलब इनसे भी लंबी थी, हाइट लग रहा था कि 6 फुट के आसपास होगी। अभी ना एकदम से पहले दहल जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद लिफ्ट लेनी होगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं वो लेडी लिफ्ट के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो इनके पीछे पीछे चलने लग पड़ती है। अब जब इनके पीछे पीछे चलने लग पड़ती है और उसके बाद ये एक रूम में चली जाती है, उस रूम में ये नज़र घुमाते हैं कि एक बच्चा बेड पर लेटा हुआ है, थोड़ी सी हालत उसकी ठीक नहीं लग रही, और इनको लगता है कि भाई इनको अटेंड किसने किया है, मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, और अभी कुछ 15-20 मिनट का तो टाइम हुआ है। तो ये जाते हैं वहाँ पर अपने स्टाफ के पास और कहते हैं कि यार वो उसको किसने हैंडल किया। कहते हैं वो एक लेडी है जिसने बुर्का डाला और उसका बच्चा। कहते हैं नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं अरे भाई चल मेरे साथ। अब जब ये कमरे की तरफ जाते हैं, कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली साफ कमरा।
ये देख के हैरान रहते हैं पास वाले कमरे में, भाई पास वाले कमरे में मुझे गलती लगी हो, मैं गलती से दूसरे कमरे में ना आ गया हूँ, लेकिन नहीं था कोई भी। इनको बड़ी हैरानी होती है। अब ये जल्दी से जाते हैं नीचे रिसेप्शन में। अब किसी ने भी एंट्री लेनी होगी तो नेचुरली बात है कि वो रिसेप्शन में तो जाएगा ही। रिसेप्शन में जाते हैं, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि अभी 3rd फ्लोर में कोई एडमिट हुआ है? तो कहते नहीं क्यों हुआ। अरे कोई यार बुरखे वाली लेडी कोई आई होगी, एक बच्चा होगा साथ में। कहते सर कैसे हो सकता है, सामने तो मैं आती हूँ। अरे कहने का मतलब सीधा ना चले गए हो। कहते सर सीधा को कैसे जाएगा, लिफ्ट भी तो मेरे सामने है, अभी कुछ देर पहले आप गए हो, मुझे पता अगर कोई और गया होता तो मुझे पता नहीं होना था। बात उनकी भी ठीक थी। अब ये कहते हैं सीसीटीवी कैमरा खंगालो। भाई मैंने एक साक्षात औरत देखी है बुरखे में, और एक लड़का भी देखा है। अब जब ये सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो सामने जहाँ पर लिफ्ट का कैमरा था, ऊपर वाले जगह पे सीसीटीवी अभी इंस्टॉल नहीं हुए थे, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था कि फुली फर्निश्ड ही हुआ था। जहाँ पर लिफ्ट है वहाँ पर ये उतरते यानी लिफ्ट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद वापस जाते नज़र आ रहे हैं, यानी कि जब इन्होंने लिफ्ट से निकले होंगे और लिफ्ट में दोबारा गए होंगे, उसी दौरान ही तो लेडी आई होगी, उससे पहले तो थी नहीं। लेकिन कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी। ये पहली बार था कि जब इनको ये बात का एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब ये भी उन्हीं लोगों में शरीक हो चुके थे जो कहते थे कि हमारी आंखों के सामने रहो, अकेले नहीं बैठना, अकेले नहीं घूमना, कुछ ऐसा महसूस होता है। अब क्या होता है कि ये भी साथ साथ ही रहने लगे। एक बार क्या होता है कि ये ऐसी चाय पीने जाते हैं नीचे और स्मोकिंग वगैरह करने जाते हैं। ऊपर जब आते हैं तो जो इनका स्टाफ था 2-3 लोगों का, वो बिल्कुल एक लिफ्ट के पास ही बेंच था, वहाँ पर बैठा हुआ था। अब ना ये कहते हैं अरे यहाँ पर आ गए तुम? हाँ जी हाँ जी यहाँ पे आ गए भाई। कुछ देर बैठ रहे थे, कहते यार चाय तो भाई जो मर्जी है वही टेस्टी बनाता है, ऐसा वैसा। कुछ देर ना हल्की फुल्की बातें करते रहे और फिर एक कॉमन वॉशरूम था जो जहाँ पर ये पहले यानी कि बैठते होते हैं उसके थोड़ी दूर था। अब कहते हैं मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। अब जब ये आगे आगे जा रहे हैं, जैसे ही मुड़ते हैं वॉशरूम की तरफ, वहाँ के पास जो बेंच था उसको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। जितना इनका स्टाफ था वहाँ पर बैठा था। तुम कैसे आ गए यहाँ पे? कहते हैं सर समझे नहीं। अरे तुम तो वहाँ पर बैठे हुए थे। कहाँ पर सर? अरे लिफ्ट के पास के बेंच के पास। नहीं सर हम तो यहाँ पे हैं। कब? अरे सर जब आप चाय लेने गए हो तब यहीं से उठ कर गए हो, हम तो यहाँ से हिले तक नहीं। झूठ मत बोलो, मजाक मत करो। सर कसम की बात है, हम सच कह रहे हैं, आप आपसे हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो फिर वहां पर कौन बैठा था? हमें नहीं पता सर। कहते चलो मेरे साथ। ये सभी साथ के साथ जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं था। अब ये बात उनके लिए कम डरावनी हो सकती है उस स्टाफ के लिए, क्योंकि उन्होंने तो 2 जगह पे अपने आप को नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए बात बहुत ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को कुछ समय पहले वहाँ पर देखा था और कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पर भी, जहाँ पर वो रोज़ाना बैठते थे। अब इनकी हालत ख़राब हो गई थी। इनको इस बात का पक्का पता लग चुका था कि भाई यहाँ पर है दिक्कत बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वो जो बुरखे वाली औरत थी वो इनको कभी कभी नज़र आती थी। जैसे ये हॉल में एंटर किया, अचानक वो एक कमरे में जाती नज़र आती थी। एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, ये जल्दी से भाग कर जाते थे, कमरे में कोई नहीं होता था। अब इन्होंने जो स्टाफ मेंबर से सबके साथ मिलकर बात करनी शुरू की कि हम रात के समय में ड्यूटी नहीं करेंगे भाई, जो मर्जी हो। 3rd फ्लोर पे नहीं करेंगे। नौकरी इनकी भी नहीं थी, स्टाफ वालों के भी, भाई उनको भी अपनी रोजी रोटी का था। तो हॉस्पिटल ने तो कह दिया भाई करनी तो पड़ेगी, नहीं करोगे तो ठीक है रेजिग्नेशन कर दो। और कोई इनके हाथ में अभी ऐसी नौकरी नहीं थी, प्रैक्टिस उन्होंने अपनी पर्सनल शुरू नहीं की थी। तो ये सोचते थे कि भाई चाहे हम जैसी तैसी कैंटीन की ही पी लेंगे, ऑर्डर करके बुला ले करेंगे, मैं नहीं नीचे जाऊँगा अकेला, जितनी देर रहा करेंगे एक साथ ही रहा करेंगे। अब क्या होता है कि समय धीरे धीरे बीत रहा था, ऐसी छोटी मोटी हरकतें इनको ऐसी महसूस होती थी। कई बार ये कॉरिडोर में जा रहे होते थे, अचानक से लाइट्स जो है फ्लिकर होनी शुरू हो जाती थी, फिर से अचानक से लाइट चलनी शुरू हो जाती थी, अचानक से कई बार बल्ब फूट जाता था। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है वो होती रहती थी। अब क्या होता है, एक बार ये लिफ्ट में चढ़ते हैं, अकेले किसी काम से नीचे इनको जाना पड़ा। ये लिफ्ट में नीचे ऊपर जाने के लिए चढ़ते हैं, लिफ्ट बंद होती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है। ऑल्दो पावर बैकअप तो होता ही हॉस्पिटल में, लेकिन पता नहीं क्यों कि अचानक से वो ऑन द स्पॉट बैकअप नहीं हुआ होगा, लिफ्ट में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और
ये अब बिल्कुल अंधकार में थे। तभी लिफ्ट बंद हो गई। यार जल्दी से चले, जल्दी से चले। अभी ये क्या करते हैं, ये अपना मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकाल के रोशनी करते हैं। अचानक इनको परछाई नजर आती है, दो, मतलब एक और दो। जैसे ही पीछे घूमते हैं और देखते हैं कि वो बुरखे वाली औरत थी खड़ी पीछे इनके, लेकिन अब उसने बुरका नहीं डाला हुआ था। उसका डरावना चेहरा, नुकीले दांत साफ तौर पर नजर आ रहे थे। इनकी चीख निकलती है। लाइट आती है। जैसे ही लाइट आती है, जल्दी से इन्होंने बटन वगैरह किए। बटन, वो लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, धड़ाम करके पीछे गिरते हैं। अब शायद इनको एक तरह का हार्ट अटैक आ चुका था, क्योंकि ये बिल्कुल निडाल होकर वहां पर पड़े हुए थे। लिफ्ट के दरवाजे पे इनके टांग थी। बार बार बंदों के दरवाजा खोल रहा था, बंदों का दरवाजा खुल रहा था। और जब 5-10 मिनट में ये नहीं आते तो जो इनका स्टाफ वाला है वो 2-3 जाने आना शुरू करते हैं कि सर कहाँ पे गए, और ये देखते हैं कि वो गिरे पड़े हैं। जल्दी से भागकर इनको उठाया जाता है, नीचे लेकर जाया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है। इनको हार्ट अटैक आया था। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचती है। और उसके बाद जब बिल्कुल स्टेबल होने के बाद जो इन्होंने अपने स्टाफ से बात की तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतना भयानक रूप उस एंटिटी का इन्होंने पहली बार देखा था। पहले तो उनको लगता था कि छुटपुट हरकतें हैं, नजर आ गई कोई चीज़, चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तो खूंखार रूप से नजर आई थी। इसलिए अब ये कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अगेन इन्होंने ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की, लेकिन हॉस्पिटल वाले माने नहीं। तो फिर उन्होंने फाइनली वहां से रिजाइन कर दिया। ये था किस्सा डॉक्टर रोहित का। अब ऐसा ही किस्सा बताते हैं उनके साथ वाले। ये हो चुका था वो कजन्स वाला सिस्टम कि भाई एक कर रहा है, दो कर रहा है। अब जब डॉक्टर रोहित ने किस्सा अपना बताया, सब सुन रहे थे। अब उस डॉक्टर की बात को कैसे जुटलाया जा सकता है, तो फिर कुछ लोगों में हिम्मत आनी शुरू होगी। ऐसे ही उनका एक और था जो कहता था कि मैंने पहले जो मोर्चरी है, मतलब मोर्चरी नहीं, मुर्दाघर कह सकते हैं। मोर्चरी में तो शायद पोस्टमार्टम होता है जहाँ तक मेरा आइडिया, या फिर नहीं, मुर्दाघर ही होता है। प्लीज़ करेक्ट कीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस बात में। मुर्दाघर में क्या होता है कि जो आपको पता है कि लाशें रखी जाती हैं फ्रीज़र में, और जो पोस्टमार्टम या मोर्चरी, हाँ पोस्टमार्टम और मोर्चरी एक ही होता है, जहाँ पर अलग से पोस्टमार्टम कई बार शायद एक ही जगह होती है, यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। सो लिटिल बिट कंफ्यूज। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में मैंने पूछा नहीं। अब वो कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल में ये काम करते थे वहाँ पर ये मुर्दाघर था, लेकिन ना वहाँ पर हमेशा से ही वाइब, अब कहते हैं कि मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक मुर्दाघर हॉन्टेड नहीं होता, हर एक पोस्टमार्टम रूम हॉन्टेड नहीं होता। कुछ एक जगह होती हैं जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़, ऐसी इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर, अब जैसे ये इवेंट की बात कर रहे हैं कि क्या इवेंट था, वो था कि जो ये किस्सा बता रहे हैं, ये का नाम है विशाल। और ये कहते हैं कि भाई मुझे बहादुरी थोड़ी सी महंगी पड़ गई। उसका कारण ये है कि जो हॉस्पिटल में, जैसा मैंने बताया कि वो जो मुर्दाघर था वो कुछ अजीब था, वो तो हॉन्टेड था। अब जब मैं फर्स्ट डे मेरी ड्यूटी लगी तो वो बेसिकली ऑलमोस्ट एडजॉइनिंग में ही था हॉस्पिटल में, यानी कि कई होते हैं ना कि जो हॉस्पिटल के प्रीमिसेस से थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन ये एडजॉइनिंग में था। तो वहाँ पर जो रात के समय में नर्सिस होती थी, तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो ऐसे एक पुलिस का केस आया, मतलब वो एक्सीडेंट का शायद केस था, पुलिस साथ में आई थी। तो मुझे, जब मैं जाने लगा तो मुझे नर्स ने कहा कि ध्यान से जाना, यहाँ पर कुछ अजीब होता है। तो ये कहते हैं कि अजीब होने का मतलब मैं समझा नहीं। कहते हैं कि कुछ नहीं, बस तू समझ लो कि मुर्दा कर रहा है और कुछ यहाँ पर ना ठीक नहीं होता, तो जल्दी से बाहर आने की करना। तो ये कहते हैं कि भाई मैं अंदर रह के क्या करूँगा। तो जो ये बॉडी है ये उसको रखवाते हैं। अब क्या होता है, जब ये लोक लगा रहे होते हैं, अचानक से इनको ऐसा लगता है कि अंदर एकदम से कुछ हिलने की आवाज़ आई है। ये दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि एक जो वो ट्रे होती है, जो वो स्लैब होती है, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई थी और उससे एक हाथ बाहर निकल रहा था। ये हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसी कोताही कैसे हो सकती है। ये जल्दी से जाते हैं भागे भागे, देखते हैं कि वो जो बॉडी थी, एक बच्चे की बॉडी थी, नीली पड़ी हुई थी, हाथ भी नीला पड़ा था। बड़ा तरस आता है, बेचारा कौन सा बच्चा है ये। तो उसकी बॉडी को ये रखते हैं सही तरीके से और बंद करते हैं। अब ये वापस आ जाते हैं। कोई अनयूजुअल बात नहीं थी कि भाई नॉर्मली है, ऐसे कई बार खुल गया होगा लोग। अब ना बाकी सारा रूटीन में चल रहा होता है। अब इनको
ध्यान था कि बच्चे की बॉडी है, बट ऐसा नहीं था कि भाई उस पर इतना ध्यान रखना है कि उसको लेके कोई कब जाएगा, ऐसा है ना। तो क्या होता है कि 2-4 दिन बीतते हैं, इन बिटवीन उसमें जो बॉडीज़ वगैरह हैं वो आती हैं जाती हैं, कुछ नहीं ऐसा महसूस होता। एक बार फिर क्या होता है कि ऐसे ही एक और रात के समय में बॉडी आती है, बॉडी को रखवाते हैं, जब ये बंद करने लगते हैं और एकदम से फिर से वो हिलता है फ्रीज़र, ये अंदर से आवाज़ आती है, तो ये जल्दी से देखते हैं, फिर देखते हैं कि हाथ एक बाहर निकला है। ये हैरान होते हैं और जैसे ही ये दोबारा जाके देखते हैं, वो वही बच्चे की बॉडी थी। अब इनको बड़ी हैरानी होती है और ये कहती है कि भाई ये बच्चे की बॉडी को क्लेम क्यों नहीं कर रहा, क्या केस है इसका। ये उसको फिर से बंद करते हैं, नंबर नोट करते हैं जो भी उसका नंबर था, और बाहर आते हैं। बाहर आके नर्स को कहते हैं कि ये नंबर में दिखाना क्या नाम है बच्चे का। तो कहती बच्चे का, कहते हैं हाँ। कहती पर मेरे हिसाब से तो किसी बच्चे की बॉडी है नहीं। कहते क्या बात कर रही हो, वो जो नंबर है एग्जाम्पल के तौर पर 10 नंबर है, वहाँ पर एक बच्चे की बॉडी है। और सबसे अजीब बात क्या है कि वहाँ पर वो मैं 2-3 बार हो चुका है, वो खुद ब खुद स्लैब खुल जाती है और उसका हाथ बेचारे का बाहर आ जाता है। मुझे नहीं पता हाथ उसका कैसे बाहर आता है। अरे यार मैंने उसका हाथ अच्छे तरीके से किया था कि भाई अब नहीं बाहर आएगा। अब वो ना वो देख रहा था कि नर्स की आंखों में खौफ था। वो कहती है मेरी बात सुनो, आगे से तुम्हें अगर वो हाथ बाहर नजर आए तो इग्नोर करना है, दोबारा वापस नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उठ खड़ा हो। जैसे ही ये बात सुनते हैं हंसने लगते हैं कि क्या बात कर रही है, और मुर्दे भी कभी उठते हैं। वो नर्स कहती है वो उठता है। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो कहना क्या चाहती हो बोलो। कहते हैं क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पे, है ही नहीं, मैं समझा नहीं। फिर अब नर्स उसको तसल्ली से समझाती है। कहती क्या नंबर बोला आपने। कहते नंबर 10, 10 नंबर के आसपास बिल्कुल खाली। ये कैसे हो सकता है। अब बात क्या थी, किस्सा क्या था। नर्स कहती है कि मैं भी चलो अभी कुछ समय पहले आई हूँ, लेकिन काफ़ी पहले की बात है। कहते हैं कि इसी नंबर में एक बच्चे की बॉडी रखी हुई थी। अब उसकी मौत बेचारे की कैसे हुई कि माना जाता है कि उसके माता पिता ने ही उसको मारा। क्यों मारा ये नहीं पता। उसको मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद वो फरार हो गए, आज तक नहीं पकड़े जा सके। और वो जो बच्चे की बॉडी इस नंबर में बहुत देर तक पड़ी रही, बहुत देर तक पड़ी रही। कोई क्लेम नहीं करने वाला था। फिर पता नहीं क्या हुआ, डिस्पोज की गई, कैसे की गई। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद बहुत से जो रात के समय में तुम्हारी पोस्ट वाले आते हैं, उनको आसपास बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। अंदर से आवाज़ आती थी मम्मी पापा कहाँ गए आप, मुझे भी ले जाओ। फिर धीरे धीरे उनको बॉडीज नज़र आने ऐसी जैसे तुम्हें नज़र आती थी। और कुछ का कहना है कि जब वो उसका हाथ ऐसे, वो भी कहते थे कि हाथ ऐसे बाहर आता है, हाथ ऐसे करते थे तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती थी और वो उठने की कोशिश करता था और ये भाग के बाहर आते थे। जब देखते थे तो बॉडी होगी तो होगा ना, वो खुला होता था बिल्कुल खाली। अभी इनको विश्वास नहीं आ रहा था। ये कहते हैं हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे यार क्या बात कर रही हो, डराने की कोशिश कर रही हो। कहती मैं डराने की आपको कोशिश क्यों करूँगी, मेरा दिमाग ख़राब है। तो कहते चलो ठीक है आप ऐसा करो, ये 2-3 जानों को और बुलाते हैं ताकि डर ना लगे, मैं आपको फिर दिखाई देती हूँ। अब ये मुर्दा घर की चाबी खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं 10 नंबर पे। यही है ना, पक्का कुछ समय पहले लड़का देखा था। कहते हैं हाँ। जैसे ही स्लैब खोलते हैं खाली। इनके तो देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि कुछ समय तो वहाँ पर ये जॉब करते हैं, लेकिन बस ये कहते हैं भाई ये बड़ा खतरनाक सीन था। तो ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल के ऐसे जो किस्से थे आपस में बयां होने लगे हॉस्पिटल में ही बैठकर। और कहा जाता है कि जिस हॉस्पिटल में ये बैठकर बातें कर रहे थे, उस हॉस्पिटल का भी एक कमरा ऐसा ही है हॉन्टेड। उसकी क्या कहानियां हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि किस्से काफ़ी है। कभी फिर सबमिशन होगा, भेजेंगे तो देखेंगे। फिलहाल के लिए हॉस्पिटल की गाथा यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। और जैसा मैंने कहा था रेगुलर व्यूअर्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिए। और इससे पहले हम अगला किस्सा शुरू करें तो जो हमने नया एक फॉर्मेट शुरू किया है हमारा कमेंट ऑफ द डे। कमेंट ऑफ द डे पढ़ते हैं
कुछ ही समय लगेंगे, लेकिन जो दूसरा किस्सा है वो भी अपने आप में एक लाजवाब किस्सा है। थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर कमेंट ऑफ द डे पढ़ते हैं। ऐसे तो आप छोड़कर भाग जाएंगे, है ना। वो जो किस्सा है उसको सुनने के बाद आप शायद किसी को लिफ्ट देंगे नहीं, चाहे कोई जितना मर्जी तरस आप करें किसी पर। तो क्या है किस्सा, इससे पहले हम एक बार कमेंट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद किस्से की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो है किस्सा ये है कासानोवा सिंह, बड़ा अजीब नाम है भाई। चलो खैर, सॉरी पाजी, आई एम कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव कंप्लीटेड वॉचिंग ऑल योर ऑल द पॉडकास्ट एंड वीडियोस। थैंक यू फॉर अमेजिंग कंटेंट एंड हार्ड वर्क। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट टू नरेट स्टोरीज एवरी डे। लव फ्रॉम लॉस एंजलिस CA, यानी कि CA क्या होता है बता देना भाई, US से। CA कोई होगा, स्टेट का नाम होगा, लॉस एंजलिस CA, बता देना भाई क्या होता है CA। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ होगा, कैलिफोर्निया तो नहीं होगा शायद। खैर, थैंक यू सो मच कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से भेज रहे हैं और आपने इसमें एक खास बात कही कि आपने सभी के सभी वीडियोस और सभी के सभी पॉडकास्ट मेरे देखे हैं। तो भाई एक बहुत लंबी लाइब्रेरी है, ऑलमोस्ट 300-325 के करीब एपिसोड्स हैं, इंक्लूडिंग जो मैंने 199 पर ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर किए थे, 15-20 वो भी थे, तो उस हिसाब से 200-300 के आसपास एपिसोड्स और 75 के आसपास पॉडकास्ट हैं। तो ऑलमोस्ट 400 वीडियोस की लाइब्रेरी है ये। तो सारी सुनना भाई, थैंक यू सो मच। और आपने एक तरह से ना ही सिर्फ वो वीडियो देखी है, बल्कि एक मेरी जर्नी देखी है ना, एपिसोड 1 से कैसे चेंज धीरे धीरे, हालांकि बड़ा स्लो चेंज है, कुछ ज़्यादा बहुत चेंज नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई। और आप में से भी बताइए किन किन ने मुझे मेरे सारे एपिसोड देखे, कोई मिस नहीं किया। मुझे लगता है बड़े कम होंगे, पर जितने भी होंगे भाई सभी होंगे। और जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जैसे कि अच्छे अच्छे का मतलब तारीफ़ों वाले नहीं, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जैसे भी बिना गाली गलौज के। तो देखूंगा कि अगला जो वीडियोस में कमेंट ऑफ द डे क्या होगा। खैर, अब हम अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि कभी आप लिफ्ट नहीं देंगे, उसका कारण क्या है किस्से में आपको पता लगेगा। चार दोस्त, अब मैं ज़्यादा एक कॉमन नाम लेता हूँ क्योंकि भाई याद रह जाते हैं कौन कौन है। कई आप में से पता, कईयों को लग गया होगा। जो बदले हुए नाम है अजय, कुणाल, गौरव, बलजीत। इसका भी एक कारण है, कभी फिर बताऊंगा कारण इसका। अब ना ये बिहार के मधुबनी ज़िले में, मधुबनी में रहते हैं और ये स्कूल में भी इकट्ठे पढ़े, धीरे धीरे फिर इन्होंने जॉब भी इकट्ठी की। तो इसमें से जो अजय के हालात हैं वो पहले काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की, तरक्की की, धीरे धीरे चारों दोस्तों की मेहनत, बाकियों के घर भी ठीक ठाक थे लेकिन इतने नहीं थे। जो अजय का था उसका तो और ही ज़्यादा गरीबी थी। खैर, वो गरीबी से लोअर मिडिल क्लास में आए, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आए और अब वो अपर मिडिल क्लास में आ चुके थे। काफ़ी अच्छी इन्होंने तरक्की की, सबके पास गाड़ियाँ थी, अजय के पास भी 7 सीटर SUV थी। और फिर इन्होंने वही अपना प्रोग्राम 4-5 दोस्त जो भी इकट्ठे मिलके घूमना। तो फिर ये एक बार प्रोग्राम बनाते हैं कि हम नेपाल चलेंगे। नेपाल में शायद एक जगह है हलेशी महादेव टेम्पल। अगर आप नेपाल में से कहीं से देख रहे हैं तो प्लीज़ कंफर्म करना, कुछ ऐसा मंदिर है शिव जी का, हलेशी महादेव मंदिर। अब नेपाल का तो तकरीबन रास्ता पहाड़ी है, तो इनका प्रोग्राम सारा बनता है। और जब ये चलने लगते हैं तो अपने पिताजी को बताते हैं कि हम मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। वो पूछ रहे कहाँ है, नेपाल में हलेशी महादेव टेम्पल। तो वो अचानक से कहते हैं कब, कहते हैं अब, कहते हुए तुम मुझ समय तो रात के समय में पहुँचोगे। हाँ पिताजी, रात के नहीं कह सकते हो कि हम सुबह सुबह 2:30-3 बजे पहुँचेंगे और हमारा यही इरादा है कि सुबह सुबह पहुँच के दर्शन करें। कहते नहीं 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 नहीं, दिन के समय में जाओ। नहीं, कहते पिताजी दिन के समय में सड़कों पर भी रश होगा और साथ के साथ ही मंदिर में भी रश होगा। कहते यही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि रश होगा तो बढ़िया। कहते मैं समझा नहीं। कहते हैं कि रास्ते में एक नदी आती है, अब नदी का नाम नहीं उन्होंने लिया। उस नदी में ना कुछ पुल है, उन पुलों में कहते हैं खास पुल है। एक तो उस जगह की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दूसरा कहते हैं कि उस पुल पर ना, उस पुल के आसपास कुछ छलावे रहते हैं जो लोगों को बड़े बुरे तरीके से छलते हैं। अब ये सुन के अजय हंसने लग पड़ते हैं कि पिताजी कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, छलावे, हम भी छलावों से कम थोड़ी है, चारों जाने, वो हमें चलेगा, हम उसको छल देंगे, कह के हंसने लग पड़ते हैं। लेकिन उनके पिता कहते हैं कि बेटा जो मैं कह रहा हूँ इसको सीरियसली लो, लेकिन शायद उसको सीरियसली लेते नहीं, फिर भी कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना, ध्यान से जाना। अब ये चल पड़ते हैं, धीरे धीरे नेपाल की बाउंड्री में एंटर करते हैं, बॉर्डर में एंटर करते हैं। रात का समय होने को आ रहा था
और जिस पुल की बात की थी वो पुल को क्रॉस कर लेते हैं, और जब ये उस पुल को क्रॉस कर लेते हैं तो हंस के कहते हैं कि पिताजी कह रहे थे यहाँ पर छलावे होते हैं। अब सारे हंसने लग पड़ते हैं, अरे हम कम में छलावों से, इस तरीके की बातें करते हैं, चल रहे थे। क्या होता है कि कुछ दूर जाकर ना सड़क अब थोड़ी सी संकरी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि मुश्किल से 2 गाड़ियां बस निकल जाए इस तरीके से। अब एक पॉइंट पे आके देखते हैं कि रात का समय है, सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी है, ऐसे से कर रही है, यानी कि हाथ हिला रही है कि रुको मुझे भी ले जाओ। अब ये सोचते हैं कि भाई रात के समय में, और इतनी थी नहीं, पास में खाई थी कि भाई उसको गाड़ी रोकनी ही पड़नी थी, और वो गाड़ी रोक लेते हैं। अब कहते हैं कि अरे बूढ़ी औरत है, लिफ्ट मांगेगी दे देंगे, ठीक है। ये आती है, कहते हैं हाँ जी माता जी कहाँ जाना है, तो वो कह रही है बस तनिक आगे तक जाना है। तो ये कहते हैं कि ठीक है आप बैठ जाइए पीछे। अब ये इनको एसयूवी की पिछली वाली सीट पर बिठा देते हैं। जब ये बैठती है ना औरत, तो ये कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं कि अचानक अजीब सी बदबू गाड़ी में फैल जाती है। नथिंग ऑफेंसिव टू, ऐसा कि कुछ बेचारी वो गरीब औरत थी, कुछ ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, वो बदबू ही बड़ी अजीब सी बदबू थी। और हम हंसते खेलते बातें करते जा रहे थे, चलो ये बात मानी जा सकती है कि औरत, एक लेडी बैठी है, बुजुर्ग औरत बैठी है, तो हम क्या बातें करेंगे, जब रास्ते में उतार देंगे, ठीक है। लेकिन सबको ना बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था जब इन सब ने बाद में बताया। तो अब तो किस्सा हो चुका, तो मैं पहले बताऊंगा। जैसे अजय गाड़ी चला रहे थे, वो कह रहे थे कि यार बार बार ना मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं खाई में गाड़ी को फेंक दूं। क्या यार, क्या दुनिया में रखा है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं वापस फिर वही काम धंधा ये। दूसरी ओर जो बलजीत है वो कह रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो इन सबको मार दे। ऐसे ही कुणाल का ये हाल था कि वो सोच रहा था कि वो चलती गाड़ी से छलांग मार दे। गौरव जो था उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सीने में से दिल को निकाले जा रहा है। इन सबको हल्की हल्की इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। अचानक जैसे जब इनका ध्यान रेयर मिरर की तरफ जाता है और वो औरत की तरफ जाता है, वो औरत बड़े गौर से ऐसे करके देखी जा रही थी, जो शायद एक नॉर्मल बुजुर्ग औरत देखी ना जिस तरीके से उसकी आंखें खुली थी। अब इनको ना थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई मुझे ना कुछ दिक्कत लग रही है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब इनका दिमाग काम करता है और ये क्या करते हैं कि ये भजन चलाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही भजन चलाने शुरू करते हैं, अचानक से वो जो औरत है ना वो विचलित होनी शुरू कर देती है। वो कहती है बंद कर इसको कुछ चला के रखा है, या तो बंद कर दे या मुझे उतार दे। तो ये कहते हैं कि माता जी ये तो भगवान के भजन लगाए हैं। नहीं मैंने नहीं सुनने इस समय, तो उतार दे फिर आपको। हाँ उतार दे। बस ये सुनने की देर थी। अजय जल्दी से कहता ठीक है माता जी फिर आप यहीं भी उतर जाइए। अब जो बाकी दोस्त थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि अजीब तो उनको भी बड़ा कुछ लग रहा था। अब जैसे ही वो औरत उतरती है, ये जल्दी से गाड़ी भगा के जब वो नजर आना बंद होती है तो कहते हैं यार तुम्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। कहते हैं यार अजीब, बहुत अजीब फील हुआ। फिर ये सारे अपनी चीजें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था, और अब जब हम गाड़ी चला रहे हैं अब सब कुछ ठीक लग रहा है, वो बदबू भी नहीं आ रही। तो फिर पक्का वही कुछ खराबी थी उस औरत में। तो अब ये गाड़ी चलाते चलाते आगे चल रहे, कहते यार रास्ते में ना चाय पीते हैं, अगर कोई यहाँ पर मिल जाए, शॉप वगैरह ढाबा मिल जाए। अभी ये सोच ही रहे थे, सामने इनको नजर आता है कि कुछ लोग चहल पहल करते दिखाई दे रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 मंजिला ढाबे जैसा कुछ था वहां पे। अरे कहते ले भाई अभी तो मुंह से बात निकाली है और हम पहुंच गए। और ये रात के कुछ 1-2 बजे का समय था, अभी कुछ 1-2 घंटे का रास्ता पड़ा हुआ था। ये ढाबे पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है, सुंदर सी लड़की बैठी है, एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है साथ में। ये आसपास देख रहे हैं कि ढाबे पर लोग चहल पहल है, कुछ खा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो उनको देख रहे हैं, ये इनको बड़ी गौर से देख रहे हैं कि सभी इनकी तरफ ही देख रहे हैं। इनको बड़ा अजीब लगता है। अब ना ये कहते हैं कि हमने चाय पीनी है, तो कहते हैं ठीक है। तो जगह तो ना वो लड़की ऊपर इशारा करती है, यानी कि 2nd फ्लोर में। अब ये 2nd फ्लोर में जाते हैं तो 2nd फ्लोर में इक्का दुक्का लोग होते हैं, नीचे भीड़ थी काफ़ी। कुछ देर बाद चाय आती है। जैसे ही अब ये ना पहले नज़ारा आसपास देख रहे थे, ये भी कुछ जगह अजीब सी लग रही है, इतनी रोशनी नहीं है। और यार एक बात नोटिस की अजय, बलजीत कहता है। अजय बोलता हाँ यार इतने लोग हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल एक भी नहीं है बाहर। कहते यार ये चीज़ तो मैंने फिर नोटिस की। खैर तब तक चाय आ चुकी थी। और जैसे ही ये चाय की पहली चुस्की लेते हैं, एकदम से अरे ये क्या पिला दिया। देख रहे थे लग तो चाय रही थी, लेकिन चाय में से स्मेल आ रही थी, और ये स्मेल जानी पहचानी थी। कौन सी थी? जो कुछ समय पहले इनकी गाड़ी में आ रही थी। किसके? उस औरत के बैठने।
ये कहते हैं यार कुछ गड़बड़, छोड़ो चाहे को, जल्दी से नीचे चलो। जब ये नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था, एक बंदा भी नहीं था, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसका कारण ये है कि कोई जाएगा भाई, इतनी जल्दी तो नहीं सारे रफा दफा हो जाएंगे, और कोई गाड़ी भी नहीं थी, ना ही वो बूढ़ी औरत थी, ना ही वो लड़की थी सुंदर सी जो इन्होंने देखी थी। तो भाई ये जल्दी से कहते हैं जगह खराब है, जल्दी से निकल, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी भगाते हैं। अब क्या होता है, जब ये गाड़ी भगाना शुरू करते हैं ना, इनको अपने पीछे ऐसा महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। अंधेरा बहुत था, इनको सिर्फ जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं, इनको काफ़ी चमकती हुई चीज़ें दिखाई दे रही थी, और जैसे कोई भाग रहा है ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, वैसा लग रहा था। वही ये कहते हैं गाड़ी रोकनी नहीं, अब हम सच में छलावों के जाल में फंस चुके हैं। खैर, जब ये मंदिर, हलेशी महादेव मंदिर जी के पास, मंदिर के पास पहुंचते हैं, मंदिर के कपाट खुल चुके थे, और जाके सबसे पहले दंडवत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि पिता की बात को मानकर महादेव जी थोड़ी सुबह में हमें आ जाना चाहिए था। फिर पंडित जी से बात करते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि इस रास्ते पर ऐसे छलावे होते हैं, और ऐसे हर एक को तो नहीं आते, लेकिन इनको पता लग जाता है कोई इनका मजाक बना रहा है, तुमने पक्का कोई मजाक बनाया होगा। अब इन चारों के जो चेहरे थे लटके हुए थे, क्योंकि मजाक तो उन्होंने बनाया था, और इनके साथ मजाक बहुत बड़ा हुआ, जानलेवा भी हो सकता था। अब ये इनका यही प्लान था कि ये वहाँ पर ना रात तक रुकेंगे, और मतलब शाम तक रुकेंगे, और अगले दिन ये चलेंगे। लेकिन इन्होंने प्लान अपना चेंज कर दिया, रात का सफ़र नहीं करना था इन्होंने। ये रुके रात को, अगले दिन सुबह जब दिन चढ़ा, सूर्योदय हुआ, उसके बाद ये निकले वहाँ से। घर आके बात तो बताई, डांट भी पड़ी, लेकिन एक सबक भी मिला कि भाई कई चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर एक छलावा इतना दयालु नहीं होता। खैर, उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अब हम अगले आखिरी किस्से की ओर। आज बहुत समय बाद कह सकते हैं कि 3 स्टोरीज कवर हुई हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट एक स्टोरी कवर होती थी। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कई बार कहा है कि स्टोरी में भाई हमें ना बातों को सीरियसली लेना चाहिए, उससे काफ़ी चीज़ों का हल हो जाता है। लेकिन जो विनीत के पिताजी हैं, शायद नहीं। होता क्या है कि विनीत कहते हैं कि उनकी उम्र कुछ 12 बरस के आसपास थी, और उनका जो घर था ना, वो घर था तो अच्छा, लेकिन समस्या ये थी कि घर छोटा था। अब ये 2 भाई हैं, 1 बहन, गिरीश के 1 भाई और 1 बहन, टोटल 3 हो गए। और मतलब ये तीनों एक रूम शेयर करते थे, बाकी इनके माता पिता का रूम था और दादा दादी का रूम था। एक दिन क्या होता है कि ये ना बड़े खुश आते हैं, गिरीश के पिता बड़े खुश आते हैं, और अपने पिताजी से बात कर रहे थे, पिताजी एक बड़ा अच्छा घर मिला है, और इतने सस्ते में मिला है, मैं आपसे क्या बात कहूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? कहते हैं बस वैसे ही है, थोड़ा सा पुराना घर है, मैं सोच रहा हूँ कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। कहते क्यों वहाँ पर क्यों शिफ्ट? अरे पिताजी बहुत बड़ा घर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, देखो उनको भी प्राइवेसी चाहिए, और घर में आंगन भी है। अब ये ना जो घर था ये बड़ा कंजस्टेड सा घर था, जैसे शहर के घर होते हैं। अब जैसे ही दादाजी आंगन की बात सुनते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो आए थे गांव से, और गाहे बगाहे वो अपने बेटे से जिद करते रहते थे कि बेटा मुझे गांव छोड़ा, मुझे यहाँ का वातावरण नहीं पसंद। अब वो उनको बहलाने की कोशिश करने लग पड़े कि दादाजी एक पेड़ भी है, नीम का पेड़ है। अच्छा, और क्या है? अरे खुला खुला है, और मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा सस्ता मिल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पैसे तो हैं, डील कर लेते हैं, ये घर हमारा उससे भी ज़्यादा रेट में, कहीं ज़्यादा रेट में बिक जाएगा, शहर की प्रॉपर्टी, हालांकि वो भी शहर की प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा पुराना घर है, बाद में रेनोवेट कराते रहेंगे। अब दादाजी भी इंटरेस्ट ले रहे थे, वो भी जाकर घर घुर देखते हैं, तो डील वगैरह इनकी फाइनल हो जाती है। ये भी घर देख लेते हैं इन्होंने, बड़े खुश होते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका कारण ये है कि इनको एक रूम मिल रहा था नीचे, सबका अलग से। इन्होंने एक रूम पसंद किया जो ऊपर वाला, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम था, और वो उनको पसंद बढ़ाया था कि भाई ये रूम तो मैं लूँगा। अब ना ये शिफ्ट हो जाते हैं, और वो जो रूम था उसकी थी कि जो सीढ़ियाँ थी ना, पता नहीं वो सीढ़ियाँ घर के अंदर से नहीं जाती थी, घर के यानी कि वो पोर्शन के बाहर से जाती थी। तो क्या होता था कि शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ये कहते हैं कि बाद में ना मेरे रूम में कुछ अजीब सी हरकतें शुरू होने लग पड़ी। कहते अब क्या होता था कि मुझे गिटार का बहुत शौक था, तो मैंने गिटार रखा हुआ था। रात के समय में अचानक से गिटार की स्ट्रिंग्स बजने लग पड़ती थी। अब मेरे अलावा तो कोई बजा नहीं सकता, और कोई कीट पतंगा तो इतनी
हरकत कर नहीं सकता, इतना तो वो उस्ताद है नहीं। तो कहता है कि मैंने घर वालों से शिकायत की कि मुझे ज़्यादा कुछ बुरा तो नहीं, लेकिन ये हल्की फुल्की चीज़ें महसूस होती हैं। और इनके पिताजी से बात करनी है, तो पिताजी ने एक दो बार कह दिया कि ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि तू नीचे आ जा, शेयरिंग में रह ले अगर तुझे रूम का। तो ये डर जाते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से प्राइवेसी मिली है, तो मैं तो भाई ऐसे नहीं रहूँगा। खैर अब यही बातें सोच के ना इन्होंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन कितनी देर तक कर सकते थे, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़नी शुरू हो चुकी थी। जैसे रात को ये जब पढ़ते थे तो ऐसे इनके ना कानों में ऐसे किसी ने कर देना, ये इन्होंने डर के देखना तो इधर उधर कोई होना नहीं, फिर अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आनी। फिर जैसे कई बार इन्होंने अपने कमरे में आना स्कूल से, तो इन्होंने देखना कि जो किताबें वगैरह हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। अब ये शिकायत बहुत मतलब कर नहीं सकते थे, वही बात है कि भाई रूम छिन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हरकतें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इनको डर भी लगता जा रहा था। अब क्या होता है कि एक बार वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और ये देखते हैं कि इनके पिता ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं इनकी तरफ बड़े घूर के, और ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अंदर कोई क्या चीज़ है, कुछ क्या देख लिया इन्होंने। तो जैसे देख रहे हैं हाँ जी पिताजी क्या हुआ, वो देखते देखते इनको बिल्कुल पार होके चले जाते हैं। अब ये दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़े थे, अचानक ये सीढ़ी से धक्का खा के गिरते हैं, वो ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। माता पिता आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, दादा क्या हुआ क्या हुआ, कहते हैं मैंने पापा आपको देखा बड़े गुस्से से नीचे उतर रहे थे और अचानक मेरे आर पार हो गए। तो उनके पापा कहते हैं तेरा दिमाग खराब है क्या कर रहा है, ये ठीक है भी कि नहीं। तो सारा कहता है पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बड़ा कुछ महसूस होता है, मैं डरते हुए आपसे कहता नहीं हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात को समझो, ऐसा सब कुछ है। लेकिन इनके पिताजी अब थोड़ा सा इस चीज़ को गुस्से में आ गए कि क्या तू बकवास किए जा रहा है, चल ठीक है ऐसा करता हूँ, रात को ना मैं तेरे साथ लेटता हूँ, आज मैं भी देखता हूँ क्या क्या बला है जो हमें तंग कर रही है। कुछ नहीं है देख रहा, मैं लेटूंगा ना, अगर पुत्र कुछ भी ना हुआ ना तो जानता रहे तेरा मैं क्या हाल करूँगा। अब ये ओ डर गए भाई, आगे खुआ पीछे खाई, ना कहता तो तुम मर रहा था, कह दिया तो और मरूंगा, अब कुछ ना हुआ। अब ये दुआ कर रहे थे कि भाई हो जाए कुछ, क्योंकि अगर कुछ ना हुआ तो भाई वो भूत से ज़्यादा पिता की ही मार मुझे ज़्यादा पड़ेगी, वो नहीं मैं खाना चाहता। रात का समय था। अब ये कहता है कि मुझे पिताजी की वजह से नींद आ गई कि भाई पिताजी का भाई बाप साथ हो तो किस बात की डर होता है, लेकिन बाप का बाप तो साथ नहीं था ना, उनके साथ जो होने वाला था। अब ये कहते हैं कि भाई पिताजी भी सो रहे थे, मैं भी सो रहा था, अचानक से ना दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। ये दरवाजा था, एक होता है ना सिंगल, आजकल होता है कि डबल होता था, डबल दो खुलता था। तो ये पिताजी इनके कहते हैं कौन है। नेचुरली बात है, रात को इतने समय में घर कोई दरवाजा, अंदर वाला दरवाजा खटखटा रहा तो कोई घर का ही मेंबर होगा। तो ये अपनी पत्नी का नाम लेकर बोलते हैं क्या काम है तुम्हें, तुम हो, लेकिन कोई आवाज़ आती नहीं। अब इनको लगता बच्चे तो नहीं शरारते, पक्का इनको लग रहा था कोई बच्चे शरारते कर रहे होंगे, इनको पता नहीं होगा कि मैं तो इसके रूम में, किसी को तो मैंने बताया नहीं था। तो ये दोनों मतलब इनके भाई बहन का काम है। अब ना ये दोनों का नाम लेके कहते हैं कि अगर तुम हुए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। लेकिन फिर भी दरवाजे के खटकने की आवाज़ आती रही। तब तक ये कहते हैं मैं भी उठ चुका था। ये सोच रहे हैं कि भाई पापा मैं कह रहा था ना कुछ, अरे कुछ नहीं है यार, ये बच्चे शरारतें कर रहे हैं, लेकिन आपने धमकी दी है तब भी तो ये आवाज़ आ रही है खटकने की, मैं देखता हूँ। कहता है ये मेरे आंखों देखने की चीज़ है, सामने देखने की चीज़ है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं, झट से दरवाज़ा इतनी फोर्स से खुलता है, ये पिताजी के सीधा छाती के इधर इधर आग लगता है और ये बिल्कुल गिरते हैं, ठा करके गिरते हैं, और एक काले रंग की परछाई उनके आसपास घूमती है और झट से बाहर हो जाती है। यह नज़ारा पिताजी देख रहे थे, जो उसने दंड दिया वो सह रहे थे। अब उनके कुराने की आवाज़ आने लग पड़ी, जल्दी जैसे धमाके जैसी जो दरवाज़ा खुला, घर वाले भी ऊपर आए। और जो हालत सुबह मेरी मतलब एक दो दिन पहले हुई थी वो सीढ़ियों वाली, अब पिताजी की हुई थी, और वो कह रहे थे सच में है यहाँ पर कोई है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, ये कोई किसी इंसान का काम नहीं है, यहाँ पर कुछ है। अब भाई उनको जैसे तैसे करके नीचे लेकर जाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। गनीमत थी कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, हल्का फुल्का शायद यहाँ से मांस फटा था, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सदमा ज़्यादा था जो पिताजी ने देखा था, महसूस किया था। अब जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर पंडित जी को बुलाया जाता है, और पंडित जी को बुलाकर पूछा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हमें घर में फील हो रहा है। और जब पंडित जी सारा मुआयना करते हैं, वो कहते हैं कि सारे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमरे में कुछ है, और उसको दिक्कत है, जो भी यहाँ पर रह रहा है उसको दिक्कत है। तो
दो चीज़ें हैं, या तो आप घर छोड़ दो, लेकिन आप घर नहीं छोड़ना चाहते, बाकी सब कुछ ठीक है, तो आप इस कमरे को बंद कर दो परमानेंटली। तो बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। लेकिन दादाजी बोलते हैं अगर एक काम हम और करें तो। पंडित जी कहते हैं क्या? अगर हम यहाँ पर मंदिर बना देते, ये सबसे बढ़िया है, बना दो। फिर कहते हैं कि हमने वहाँ पर मंदिर बना दिया। अब ये आज भी उसी घर में रह रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, इस बात को 12-13 साल बीत चुके हैं। और कहते हैं कि उसके बाद मंदिर होने की वजह से रात को तो सोने का चक्कर नहीं था, जैसे शाम की आरती बिनती की, उसके बाद मंदिर को बंद कर देना था, रूम को बंद कर देना था, लेकिन कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई कि फोटो गिरी हो या कुछ हुआ हो। शायद वो जो आत्मा थी कोई इतनी दुष्ट आत्मा नहीं थी, बस वो एक, जैसे उसका कमरा था वहाँ पर कुछ हुआ होगा, किसी ज़माने में मौत हुई होगी किसी की, तो अब वहाँ पर मंदिर बन चुका, तो शायद उसने एडजस्ट कर लिया भगवानों के साथ कि चलो ठीक है सर, आपके साथ हम क्या ही कर सकते हैं आपने तो हमें बनाया। तो ये था किस्सा गिरीश का, और सच में भाई बात मान लेनी चाहिए, इससे पहले कुछ और ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन वार्निंग देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था भूत का, इनके पिताजी को, ये मानना पड़ेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ तीनों किस्से आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ के साथ हाइप जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देंगे। और देखते हैं कि किसका कमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इतना कि मैं जिसको अगले एपिसोड में कमेंट ऑफ द डे बना सकूं। तो भाई अब जल्दी से थोड़ा सा खींच के रखो काम, कमेंट्स का भी, लाइक का भी। और कोई शिकायत नहीं है, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ चुके, सब्सक्राइब थोड़े से कम है, लेकिन लाइक शेयर और कमेंट्स बढ़ चुके हैं, सेटिस्फाइड। तो बस ऐसे ही भाई का साथ देते रहो, और मेंबरशिप जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लो। मैं थोड़ा सा ना एक बार जाते जाते अपने मेंबर्स का नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मेंबर्स ओनली वीडियो में तो मैं नाम लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनका नाम लूँ, ताकि वो भी रिकॉग्नाइज हो सकें, जो अपने खुद के, मतलब कहने का मतलब है वो पैसे खर्च के जो कंटेंट को देख रहे हैं। तो एक बार सारे मेंबर्स का मैं नाम लूँगा, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज ही एक और भाई ने भी किया है, तो जिनका नाम जैसे यूज़र नेम होता है ना, तो वो प्लीज़ आप अपना नाम भी बता देना कि मेरा नाम ये, हालांकि मैंने उसमें कह दिया हुआ मेंबर्स ओनली में, लेकिन फिर भी आप, तो अब जो ये है मेंबर्स के नाम जिन्होंने ज्वाइन किया है, सबका धन्यवाद करूँगा। तो डीजे माही ऑफिशियल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप प्लीज़ नाम लिख देना। अकुल द प्रो, धन्यवाद आपका बहुत। सुचेता वशिष्ठा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह जी, अभी आपने पहले ज्वाइन किया, फिर बाद में अपग्रेड भी कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब पंधेर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गैरी धारीवाल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई। एमडी आसिफ किंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इमोर्टल हेलबाउंड WRYT, आप प्लीज़ अपना नाम बता देना, धन्यवाद आपका। विकास रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एम ए राणे, आपका धन्यवाद। नितिन जैन जी, धन्यवाद। मनीष बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी धल, धन्यवाद। जय संधू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार धानिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा माधव यानी कि कविता चौहान, आपका नाम याद हो गया मुझे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यादव ओम प्रकाश जी, धन्यवाद आपका। DT एक्स यश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस्माइली राजा, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। विवेक मील, आपका धन्यवाद। समित जैन, धन्यवाद आपका। वोल्फ डैडी यानी कि लोन वोल्फ गेमिंग, आप प्लीज़ अपना नाम बता दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज उप्रेती, आपका धन्यवाद। डार्कनेस किंग जी, आप भी अपना नाम बता दीजिएगा, आपका धन्यवाद। प्रियंका उपाध्याय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष कुमार, आपका धन्यवाद। शिवम दुग्गल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभंकर दे, बहुत बहुत धन्यवाद। गगनदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार कॉमेडी, बहुत धन्यवाद। प्रीति कश्यप जी, धन्यवाद। विश्वनाथ चौधरी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर मोहित वर्मा, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। चिन्मय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जसमीत मुंजल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा ओजला, आपका धन्यवाद। सिद्दीका फैसल, आपका धन्यवाद। आकाश मिश्रा जी, आपका धन्यवाद। अन्नपूर्णा SC, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेथिया हैप्पी, आपका धन्यवाद। मिथुन जाजू, आपका धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि सबसे पहले हमारे मेंबर चैनल के, जो एक्चुअली पता फर्स्ट हमेशा होता है, डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो हैं जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं किस्सों कहानियों के लिए अलग से, जो अपलोड होते हैं, और मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से कम पर डे में। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जल्दी से मिलते हैं अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।